आईवीएफ एक्चुअली में होता क्या है? आखिर आईवीएफ की तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? बदलती जीवन शैली मेरे हिसाब से सबसे प्रमुख कारण है। बदलती खान पान लाइफस्टाइल से महिलाओं में पीसीओएस एवं एंडोमेट्रियोसिस की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे कि ओवुलेशन टाइम से नहीं होता। तो एज ए डॉक्टर हम ये सजेस्ट करेंगे कि एक महिला और एक पुरुष जब लॉन्ग रिलेशन में यानी कंटिन्यूअस 1 साल तक बिना किसी कंट्रासेप्शन का यूज किए यानी बिना किसी गर्भ निरोध का इस्तेमाल करे हुए जब पति पत्नी 1 साल तक साथ रहते हैं तो 100 में से 80 कपल्स होते हैं जो कंसीव करते हैं। जो है किसी भी मैरिज का उद्देश्य खाली फर्टिलिटी नहीं होता है ना, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना भी जरूरी है। बिल्कुल। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर हम आज एक पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं और ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है, सिर्फ महिलाओं से नहीं पुरुषों से भी जुड़ा हुआ है और उनके स्वास्थ्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये एक टर्म आता है आईवीएफ जो बहुत कॉमन हो गया है। इनफर्टिलिटी को लेकर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि बच्चे समय पर नहीं हो रहे हैं, समाज अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो उस पर आज हम बात करेंगे और इस बारे में बात करने के लिए आज मैंने बहुत ही खास मेहमान को बुलाया है, डॉक्टर सोनाली गुप्ता, जो मेरे साथ हैं आज इस पॉडकास्ट में और हम विस्तृत रूप से आपके लिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सोनाली जी, हम लोग बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में। मुझे नहीं लगता है कि कॉमन मैन को इसके बारे में बहुत पता है। ये परेशानी सिर्फ तभी लोगों को समझ आती है जब उन पर खुद बीतती है और वो इसके लिए जाते हैं, लेकिन आम आदमी का ना इससे जुड़ाव है ना वो जानना चाहता है। हाँ, कुछ फिल्में आई जिन्होंने इस विषय को उठाया है तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा असर हुआ है, लेकिन आप बेसिक जानकारी के लिए बताइए कि आईवीएफ एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, आईवीएफ का मतलब हुआ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हमारे अपनी प्रोजेनी को, नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए महिला के शरीर में एक्स होते हैं, अंडा होता है और पुरुषों के शरीर में शुक्राणु होते हैं। नॉर्मली अंडाणु और शुक्राणु का जो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन का जो प्रोसेस होता है ये महिला की शरीर के फेलोपियन ट्यूब्स में होता है, जिसके बाद महिला का मासिक नहीं आता, गर्भधारण होता है और मासिक रुक जाता है। अगर किसी वजह से शरीर में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पा रहा, जो अंडा कमजोर होने की वजह से हो सकता है, स्पर्म कमजोर होने की वजह से हो सकता है, सही टाइम पर रिलेशनशिप नहीं होने की वजह से हो सकता है या कुछ अन्य कारण हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस में ऐसे पेशेंट्स को संतान उत्पत्ति करने में दिक्कत आती है। आईवीएफ का मतलब हम महिला के अंडाणु एवं पुरुषों के शुक्राणु उसको मिला करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम अपनी आईवीएफ लेबोरेटरी में करते हैं। तो सिर्फ हम फर्टिलाइजेशन लैब में कर रहे हैं, यानी बेबी जो एम्ब्रायो कल्चर है लैब में कर रहे हैं। इसके बाद इसको महिला के गर्भाशय में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद वो 9 महीने, एक जैसे 9 महीने बच्चा पलता है उस तरीके से माँ के गर्भ में पलता है और 9 महीने बाद उसकी डिलीवरी होती है। मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ बच्चा माँ के गर्भ में फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, बाकी वो सारा प्रोसेस माँ के गर्भ में हो रहा है। तो मुझे ये जानना था कि जो ये हम कह रहे हैं कि इनफर्टिलिटी की वजह से हमें आखिर आईवीएफ की तरफ जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ऐसी चीजें समाज में होने लगी? पहले बहुत कम देखा गया, अब ये बहुत ज्यादा है, तो क्या कारण जी? देखिए, बदलती जीवन शैली मेरे हिसाब से सबसे प्रमुख कारण है। आज के समय में महिलाएं भी सशक्त हैं, महिलाएं भी काम करती हैं। तो जो ओवुलेशन होता है यानी महिला का अंडाणु जिस समय बनता है, जनरली उसकी लाइफ हम लोग 24 घंटे तक मानते हैं। अगर उस समय तक हस्बैंड के साथ रिलेशन में नहीं रह पाती तो दिक्कत आती है। दूसरा, बदलती खान पान लाइफस्टाइल से महिलाओं में पीसीओएस एवं एंडोमेट्रियोसिस की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे कि ओवुलेशन टाइम से नहीं हो पा रहा। इस वजह से भी निसंतानता के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम पुरुषों की बात करें तो उनके लिए भी लाइफस्टाइल मैटर करता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, लगातार देर तक बैठ करके मोबाइल पर काम करना, लगातार सिटिंग पोस्चर में या लगातार खड़े होकर के काम करना, गर्म जगह पर काम करना, लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाना, इस वजह से पुरुषों के स्पर्म भी बहुत घटते जा रहे हैं। स्मोकिंग की वजह से स्पर्म्स का नंबर कई बार ज्यादा होता है लेकिन वो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाते, फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल घटता जाता है। तो ये प्रमुख कारण है जिस वजह से इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं और आईवीएफ और अदर टेक्नोलॉजीज का हम लोगों को सहारा लेना पड़ रहा है। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि
सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है मेल और फीमेल का, तो इसका जो कितना रोल ये प्ले करता है, क्योंकि पहले के समय में फर्टिलिटी एक बड़ा इशू था कि बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं, और अब एक ऐसा वक्त आया है जब बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो क्या सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो कहीं गड़बड़ा गई है, या उसमें इतना डिस्ट्रैक्शन हो गया कि उसका असर होने लगा है? जी बिल्कुल, सेक्सुअल रिलेशनशिप भी एक बहुत प्रमुख कारण है इनफर्टिलिटी का। कई बार होता है कि हस्बैंड किसी अलग जगह पर जॉब करते हैं, वाइफ अलग जगह पर जॉब करती हैं। आज के समय में दोनों लोग सशक्त हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो जो ओवुलेशन के टाइम पर वो रिलेशन में नहीं रह पाते। या दूसरा रीजन ये होता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी एडिक्वेट नहीं होती, मतलब आप 5 दिन काम किए, सपोज वीकेंड पे साथ में भी है, तो एक ट्यूनिंग जो होती है वो नहीं बन पाती है। इस वजह से भी इनफर्टिलिटी के केसेस जो है बढ़ रहे हैं। हम अगर एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, मुझे किसी ने बताया था कि आजकल लोगों में कल्चर है कि वो सैटरडे को सेक्स करेंगे, उन्होंने बना रखा है कि भाई हम पूरा वीक काम करेंगे, मेट्रोज में खास करके, और सैटरडे संडे सेक्स करेंगे, मंडे ड्यूटी जाएंगे। तो सेक्स को इस तरीके से बनाना क्या ये सही है, और कहीं ये तो कारण नहीं हो रहा है? बिल्कुल, मेरे पास भी आती हैं फीमेल्स, रहती हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही आते हैं कि मैडम एक ओवुलेशन किट से हम लोग ट्रैक करके रिलेशनशिप रहते हैं। तो एज ए डॉक्टर हम ये सजेस्ट करेंगे कि एक महिला और एक पुरुष जब लॉन्ग रिलेशन में, यानी कंटिन्यूअस 1 साल तक बिना किसी कंट्रासेप्शन का यूज किए, यानी बिना किसी गर्भ निरोध का इस्तेमाल करे हुए जब पति पत्नी 1 साल तक साथ रहते हैं, तो 100 में से 80 कपल्स होते हैं जो कंसीव करते हैं। यानी एक साइकिल, इतना बड़े एक साइकिल की फिकंडिटी 5 से 7% होती है। लेकिन वो रिलेशनशिप स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस भी होता है जो हमारे हार्मोन्स को बढ़ाता है, जो हमारे बेसिकली कंसेप्शन को कम करता है। तो लेकिन जो 20% लोग हैं, इनको फिर हम लोगों के असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अब अगर आप एकदम ही टाइम क्वार्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि स्ट्रेस लेवल बहुत बड़ा, बहुत प्रमुख होता है, जो कि कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का एक प्रमुख रीजन है, स्पेशली मेट्रोज में, या इवन अब तो ग्रेड बी सिटीज में भी होने लगा है। अच्छा, फ्रीक्वेंट सेक्स नहीं करना भी, और सैटिस्फैक्टरी सेक्स नहीं करना भी, क्योंकि मैंने ये भी सुना है, ये बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन इसलिए आपसे कर रही हूँ क्योंकि इसकी जरूरत है। लोग ड्यूटी पूरा करने के लिए सेक्स कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि ये भी एक इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। तो क्या ये सही है? जी जरूर, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है किसी भी मैरिज का उद्देश्य खाली फर्टिलिटी नहीं होता है, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना भी जरूरी होता है। बिल्कुल होता है, और सेक्स में खुश रहना भी जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप टाइम क्वार्टर्स की तरफ जा रहे हैं, तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि कहीं ना कहीं एंजाइटी या फोबिया या कुछ ना कुछ स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे इसमें पुरुषों में भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, एजाकुलेटरी डिस्फंक्शन, इस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी निसंतानता के प्रमुख कारण है। तो कुछ भी हो, इस तरीके की चीजें आपको अपने डॉक्टर से खुलकर बात करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहिए। अच्छा, आपके पास तो मेल और फीमेल दोनों आते होंगे, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में मेल और फीमेल का क्या व्यूज होता है कि हम अगर माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं तो क्या इश्यूज बताते हैं वो एक दूसरे के बारे में? जी, आजकल तो दोनों ही मेल फीमेल दोनों कपल्स आते ही हैं, और हम बस यही सलाह देते हैं कि मैरिज का उद्देश्य खाली फर्टिलिटी नहीं है, एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप में रहना भी है। हाँ, फर्टिलिटी एक कंसर्न है, लेकिन वो सिर्फ कंसर्न और वो अगली पीढ़ी को तैयार करने के लिए हमारी एक जिम्मेदारी है, और उसको सिर्फ उसी पर बेस्ड होना, ये मुझे भी लगता है कि गड़बड़ है। अच्छा, अब भाई तो बहुत सारी फिल्में भी आने लगी हैं। एक फिल्म आई थी अभी, गुड न्यूज, बहुत कॉमेडी के मूड में बहुत बेसिक चीजों को दिखाया गया। उसमें एक जो मुद्दा था कि पुरुष बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है इस तरह के प्रोसेस में जाने में, तो क्या ऐसा है कि फीमेल ज्यादा फेमिलियर है कि हाँ चलो हमें IVF करा लेते हैं, या कौन पहल करता है? नहीं, समय बदल रहा है, तो मुझे लगता है कि जागरूकता महिलाओं और पुरुषों दोनों में इस समय बढ़ रही है। अच्छा। दोनों ही कपल्स रेडी होते हैं। जहाँ तक जो कॉन्सेप्ट उसमें ये गया था कि बच्चा बदल जाता है, हाँ, वो एक बड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ था। मुझे नहीं लगता कि किसी भी अच्छे सेंटर में इस तरीके के इश्यूज आते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी स्पर्म प्रिजर्वेशन करते हैं या एम्ब्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं,
तो उसको अलग अलग क्रायोलॉग्स में करते हैं, उसकी कोडिंग्स होती है, उसकी नंबरिंग होती है, तो इस तरीके के दिक्कत होने के चांसेस। लेकिन ऐसा कभी कहीं हुआ है कि कुछ गलत हुआ है तभी मुद्दा उठाया गया होगा, तो होता है क्या? हम लोग नॉलेज में नहीं। अच्छा, मतलब ये इसको आप कह सकते हैं कि वो फिल्म बनाने के लिए उन्होंने यूज वो किया। शायद अवेयरनेस के लिए हुआ। हाँ। ऐसा यूजुअली किसी भी स्टैंडर्ड सेंटर्स में नहीं होता है। अच्छा, आईवीएफ की जब हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिलेशनशिप आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। बहुत खुलकर लोग इस विषय पे बात नहीं करते, बड़ा हिडन मुद्दा है। जो मेल का जो जल्दी इजैकुलेशन वाला जो इशू आता है वो अधिकतर मेल में पाया जाने लगा है, तो उसके बारे में मेल आपसे खुलकर बात करते हैं एज अ पेशेंट जब वो आते हैं? एकदम डिस्कस करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आज के समय में इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। इनिशियल लेवल पे हम लोग मेडिसिन से भी इसको सॉर्ट करते हैं, जरूरत पड़ता है तो IUI या IVF ICSI जो भी ट्रीटमेंट है, सारी मोडालिटीज हम लोगों के अपने क्षेत्र में अब इजीली अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि सही समय पर इलाज बहुत जरूरी है। एक बहुत पहले से ये चल रहा है स्पर्म बैंक, कि आज आप अपना स्पर्म और एग जाके फ्रीज करा लीजिए, तो इस पर क्या ऐसी चीजें हैं और क्यों कराना चाहिए? स्पर्म बैंक का क्या कॉन्सेप्ट होता है? जी, और स्पर्म एग बैंक, बैंक। हाँ, देखिए बेसिकली ये चीजें बनी थी कैंसर कीमोथेरेपी पेशेंट्स के लिए। ओके। ठीक है, जैसे कभी कुछ कैंसर्स होते हैं जो यंग एज में होते हैं, तो जो हम लोग कीमोथेरेपी की दवाई देते हैं वो कई बार हमारे गैमेट्स को डैमेज करती है। अच्छा। तो इसलिए सजेशन ये दिया गया कि अगर आप इस तरीके की दवाई वगैरह लेने जा रहे हैं जिसका कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी फर्टिलिटी पर हो सकता है, तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप अपना स्पर्म IVF सेंटर्स पे डोनेट कर दीजिए, फ्रीज हाँ। करा दीजिए। और एग का भी फ्रीजिंग का सेम प्रोसेस होता है। हम लोग महिला को इंजेक्शन देते हैं, इसको किसी भी समय फ्रीज कर सकते हैं। आजकल के समय में कई बार होता है कि जो कपल्स हैं वो प्लान प्रेगनेंसी करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि नहीं हम पहले अपनी लाइफ में एक सेटलमेंट रखें तब हम लोग बच्चे के लिए प्लानिंग करें। वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब पेरेंट्स सेटल होंगे तो डेफिनेटली बच्चे और आप पहले बच्चा पालने लायक तो हो जाए तब अच्छा रहता है। तो उस कंडीशन में भी आप अपने एग्स या स्पर्म को फ्रीज कर सकते हैं, जिससे वो आपके लैब में पड़े रहेंगे और आपका जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा, एजिंग का जो बायोलॉजिकल इफेक्ट हमारी नेक्स्ट जनरेशन पे पड़ता है, हम उसको रोक सकते हैं। ओके, तो मतलब ये सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अपना एग करा सकती हैं? फ्रीज करा सकते तो जब वो फ्रीज कराती हैं तो इसको में कोई खर्चा आता है? जी, इसमें पुरुषों के सीमेन फ्रीजिंग में सिर्फ हम लोग सीमेन कलेक्शन लेते हैं, उसको क्रायोलॉग्स में फ्रीज कर देते हैं। Okay. और महिलाओं में फ्रीजिंग के लिए हमें उन्हें इंजेक्शन देने होते हैं, जो इंजेक्शन 10 से 15 दिन तक दिए जाते हैं। आपका बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा हुआ उसके हिसाब से फिर हम लोग उस एग्स को रिट्रीव करते हैं वाया अल्ट्रासाउंड TVS गाइडेड एस्पिरेशन करते हैं और हम लोग अपनी एम्ब्रायोलॉजी लैब में उसको फ्रीज करते हैं। तो कितना कॉस्टली होता है? हर कोई अफोर्ड कर सकता है? ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोसेस है, इसमें कोई घबराने की भी बात नहीं है, बहुत सेफ प्रोसेस है। अच्छा। एक सिंपल टीवा जो लाइट एनेस्थीसिया में हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं। एवरेज एक्सपेंडिचर जो हमारे एग फ्रीजिंग का आता है, तो मुझे लगता है कि किसी भी स्टैंडर्ड सेंटर पे अगर आप कराएंगे तो 1 to 1.2 लाख तक के बीच में आता है। जो कि इसके बाद जो फ्रीजिंग होती है, आप जब तक चाहें, एक बार आपने अपना उस साइड फ्रीज करा लिया, जो ये एग फ्रीजिंग का मैं बता रही हूँ, इंक्लूडिंग इंजेक्शन कॉस्ट एंड एवरीथिंग, तो टोटल कॉस्ट अगर आप उसको फ्रीज करा लेते हैं तो फ्रीज कराने के बाद आप जब तक चाहें 3 साल 5 साल जब तक आप अपनी फर्टिलिटी पोस्टपोन करना चाहें, वो आपकी उसी लेवल पे फ्रीज रहेंगे। तो ये कितने साल तक ये सेफ रहता है? आराम तक 20-25 साल तक भी सेफ रहता है। मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है। ओके, तो इसीलिए देखा गया है कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं शायद वो लोग फ्रीज करा के रखते हैं, तभी वो लेट पेरेंट्स बन जाते हैं। एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है, कॉमन पीपल भी इसको फ्रीजिंग करा सकते हैं। अभी हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। स्पर्म फ्रीजिंग का कॉस्ट बहुत ही कम आता है, इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ, क्योंकि है इनफर्टिलिटी तो बड़ा मुद्दा बन गया है। तो अगर हमें, जैसे हम पटना में रहते हैं, हम बिहार के लोग हैं, बिहार में अगर किसी भी व्यक्ति को
एग फ्रीज कराना हो किसी महिला को या स्पर्म फ्रीज कराना हो, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो आमतौर पर पब्लिक में ये बात नहीं करता कि मैंने अपना एग फ्रीज करा के रखा है या मैंने अपना स्पर्म। तो क्या पटना में ये सहूलियत है या सुविधा उपलब्ध है? बिल्कुल, हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। और बेसिकली जो कॉस्ट होता है इस पे निर्भर करता है कि हम लोग उसमें इंजेक्शन किस डोज पर दे रहे हैं। तो उसके लिए हमारा एज मैटर करता है। अगर एक यंग महिला है जिसको कि अपना एग फ्रीज कराना है तो डेफिनेटली उसमें कॉस्ट कम हो जाएगा। अब एक एल्डरली पेशेंट है जिसका एज ज्यादा है तो उसमें ये कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाएगा। मैं इसी सवाल पे आने भी वाली थी कि एज क्या होना चाहिए एग फ्रीज कराने का और स्पर्म प्रॉपर एज क्या होना? नहीं, आई फर्टिलिटी के जो ART जो रूल्स कहता है उसके हिसाब से कोई भी कपल जो 21 से 50 है और फीमेल्स के लिए 21 से 50 और हस्बैंड मेल्स के लिए 55 इयर्स तक का जो एज है उसके बीच में कोई भी कपल्स IVF टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब सही एज क्या है तो वो कपल्स का डिसीजन अल्टीमेट होना चाहिए जब उन्हें लगे कि नहीं वो बेबी प्लान कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी फर्टिलिटी प्लान करनी चाहिए। ओके, तो आप कह रही हैं कि 55 साल की उम्र तक कोई भी मेल जो है वो फ्रीज करा सकता है और फीमेल आप कह रही हैं 50, यानी कि मेनोपॉज के पहले तक वो कर सकते हैं। तो क्या उसका स्ट्रेंथ वही रहेगा जो एक यही उम्र के साथ साथ फर्टिलिटी पोटेंशियल घटता है, दोनों में घटता है। एक सवाल ये आता है कि अगर कोई कपल उसका मैरिज का जो प्रॉपर एज है वो कितना, आज के समय तो बहुत बढ़ गया है, तो पहले ऐसा नहीं होता, तो कितना एक आइडियल एज है कि वो नॉर्मल तरीके से बच्चा उसको हो सकता है? तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? क्या एजिंग एक फैक्टर है या वर्क एक फैक्टर है या सेक्सुअल रिलेशनशिप एक फैक्टर है, ये कम एज के में भी लोग इनफर्टाइल हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम खाली एज को ही ब्लेम कर सकते हैं। अगर बहुत सारे हमारे पास ऐसी महिलाएं आती हैं जिनको शादी के पहले ही पता चलता है कि हमको PCOD का बीमारी है या एंडोमेट्रियोसिस का बीमारी है, तो अगर वो हमारे पास पहले आते हैं तो हम यही सजेशन देते हैं कि आप शादी के पहले, शादी के बाद आप ट्रीटमेंट लीजिए, शादी के बाद सबसे पहला कंसर्न अपनी फर्टिलिटी को करिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि PCOD हो गया तो हर किसी को दिक्कत आएगा, ये ट्रीटेबल है, पूरे तरीके से इलाज संभव है। एंडोमेट्रियोसिस है, ओवरीज में सिस्ट बन रही है, ये भी पूरे तरीके से इलाज संभव है। पर सही समय पर सही उम्र में इलाज करना जरूरी है। अब आपके केस में आपको दिक्कत आएगा या नहीं आएगा ये तभी आप समझेंगे जब आप प्लान करेंगे। तो पहला हमको ये निर्भर करता है आपको क्या केस है, क्या आपको दिक्कत है, उस हिसाब से आप अपनी प्रेगनेंसी प्लान करिए। किसी भी स्टेज में अगर एडोलेसेंट लड़की भी है, अगर आपके मेंसेस शुरू हो रहे हैं, शुरुआती 1 से 2 साल तक जनरली मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, पर 2 साल के बाद मेंसेस महिला के फीमेल्स के रेगुलर होने चाहिए। पेन भी थोड़ा कम हो जाता है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस जो होती है हमारी मेंटेन हो जाती है। इसके बाद भी अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर रहे तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करिए ताकि आप सही गाइडेंस की तरफ जाएं और इस तरीके के अननेसेसरी इंटरवेंशन से हम लोग बच सकें। एक चीज जो मैंने नोटिस की है सोसाइटी में कि 10 में से 2 मतलब 8 बच्चियां बता रही हैं कि हमें या तो PCOS है या तो हमें PCOD है। तो ये कितना प्रभावित करेगा आगे चल के उनके इनफर्टिलिटी को, और क्या ये बड़ी समस्या के रूप में बढ़ आ गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कई बार लड़कियां, बच्चे आते हैं मेरे पास, हल्का सा पेट में दर्द हुआ, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें आपको दिख गया कि ओवरी में पेरिफेरल बाहर की तरफ फॉलिकल्स हैं। अब वो गूगल पे सर्च कर करके परेशान हो जाते हैं, तो PCOS हो गया, PCOS हो गया। तो ये पहला तो मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि अनमैरिड लड़की को एडोलेसेंट एज में अल्ट्रासाउंड में दिखने वाला PCOD नहीं है। ओवरीज पे सिस्ट हमेशा PCOD नहीं है, ये वन ऑफ द फीचर है। आपको इसको कोरिलेट करना है, आपके पीरियड्स कैसे हैं, टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपके अदर सिम्टम्स क्या हैं, हाइपर एंड्रोजेनिज्म के फीचर्स है कि नहीं, एग्नीज है कि नहीं, साइकिल्स कैसे हैं। तो अगर लक्षण दिखे तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए, गायनेकोलॉजिस्ट। गूगल पे पढ़कर डिसाइड नहीं करना चाहिए। कितनी बार तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो इस PCOD को देखकर दवा भी खा लेते हैं फिर पहुंचते हैं। तो ये दवाइयां भी कहीं ना कहीं हमारे लिवर को अफेक्ट करती हैं, नुकसान अननेसेसरी। सबसे पहला ट्रीटमेंट PCOD का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अच्छा, ये जो बच्चियां हैं, चूंकि अब बच्चियां भी पढ़ रही हैं,
पुरुष तो पढ़ ही रहे थे, अब बच्चियां पढ़ रही हैं, अब उनको हर चीज की जानकारी हो गई है। तो मैंने महसूस किया है कि बहुत कुछ वो गूगल से ले लेती हैं और उनको लगता है कि उनकी लाइफ में ये सब प्रॉब्लम आएगा। तो कई बार मैंने देखा कि बच्चियां पहले से माइंड सेट कर लेती हैं कि मेरे को अपना एग फ्रीज करा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बच्चा अपने से नहीं करना है। तो क्या ये मेंटालिटी सही है या एक नेचुरल जो प्रोसेस है वो सही है? जी देखिए, दोनों ही चीजें सही हैं, इसमें हम सही या गलत नहीं कह सकते, डिपेंड। लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब करना है वो हमेशा गाइडेंस के साथ एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लीजिए, रेदर देन कि हमें आईवीएफ कराना है या हमें नेचुरल करना है। ये डिसीजन लेने के बजाय आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए कि हमारे लिए क्या बेहतर है। जैसे जब हम लोग कैफे में जाते हैं तो हमारे पास 5 आइटम्स होते हैं, हमें मेन्यू दिया जाता है, हम डिसाइड करते हैं हमें क्या पसंद है। तो यही सेम फॉलो कैफेटेरिया अप्रोच हम लोग कंट्रासेप्शन और फर्टिलिटी में लगाते हैं। हमारे पास सब ऑप्शन है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है ये अपने जो आपका डॉक्टर है, जो आपका एक्सपर्ट केयर प्रोवाइडर है, आप उससे डिसीजन लीजिए। अच्छा सोनाली जी, एक सवाल मुझे जो महसूस होने लगा है अब के समय में कि क्या लड़के और लड़कियों को अगर वो शादी करने के मूड में आ गए, उनका टाइम हो गया और आपने किसी के साथ आपका एंगेजमेंट हो गया या शादी के प्रोसेस में आप गए, तो बिफोर मैरिज क्या उन्हें एक डॉक्टर चूज कर लेना चाहिए और बिफोर मैरिज एक जेनेटिक टेस्टिंग या जो भी है वो सब करा लेना चाहिए और शादी के बाद भी उनके टच में बने रहना चाहिए? तो एक गायनेकोलॉजिस्ट तो हर कपल के लिए होना चाहिए। तो क्या ये सही है कि बिफोर मैरिज एक जेनेटिक टेस्टिंग का जो प्रोसेस है, और ये क्या चीज है? बिल्कुल, हम इसको एडवोकेट करते हैं और यूजुअली ये ट्रेंड जो है, जो एजुकेटेड कपल्स है उसमें बढ़ भी रहा है। अच्छा, वो कराते हैं थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के लिए हमारे पास कपल्स आते हैं, क्योंकि कैरियर स्टेज अगर आपको बीमारी का कैरियर स्टेज है, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कैरियर है और ये चीज आपको शादी के बाद पता चलती है बीमारी, तो वो आप बच्चे में ट्रांसफर होती है जेनेटिक ट्रेट्स। लेकिन अगर आपका एक कैरियर है, एक नॉर्मल है, तो उसमें अगर आप मैरिज हो भी जाएगा तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट जनरेशन भी कैरियर रहेगी, कैरियर में प्रॉब्लम्स यूजुअली नहीं आती है या माइनर इश्यूज रहते हैं तो वो मैनेज हो जाते हैं। तो किस किस तरह के टेस्ट जो है वो शादी से पहले लड़के और लड़कियों को करा कर, क्योंकि हम कुंडली मिलाते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि कुंडली मिलाने से पहले आज के समय में आप अपना जेनेटिक्स मिला लीजिए, तो उसके लिए हमें कौन कौन से टेस्ट करा? जनरली हम लोग थैलेसीमिया स्क्रीनिंग के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि कॉमन यही हमारे अभी जो अपनी सोसाइटी है प्रिवलेंट है। और इसके अलावा मैं इन्फेक्शियस डिजीज स्क्रीनिंग भी रिकमेंड करूंगी कि अगर कोई कपल है तो वो आप अपना इन्फेक्शियस डिजीज स्क्रीनिंग कराइए, वायरल HIV वगैरह का टेस्टिंग करा लेना चाहिए। इसके साथ ही मेरे हिसाब से किसी भी लड़की को शादी के पहले एक रूटीन अपना जो जनरल गायनिक चेकअप होता है वो करवाना चाहिए कि कुछ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कुछ भी दिक्कत हो, ताकि हम उसको अर्ली स्टेज पर डायग्नोज कर सकें। और अगर मेल पार्टनर विलिंग है तो बेहतर है कि एक सीमेन टेस्टिंग भी करा करके ही मैरिज के लिए प्रूव करें। और हमारे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है सोनाली जी कि अगर कोई लड़की बिफोर मैरिज किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाए तो मतलब घर वाले ही रिएक्ट करने लगेंगे कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई, तो वो क्या कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस जो है वो है, को आप ही ब्रेक करेंगे, आप लोगों का ही सपोर्ट वो हमारा काम है कि उसको मिथ को ब्रेक किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे सीमेन का भी एक फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल होता है, कभी कभी सीमेन एवरेज होता है, लेकिन अगर फीमेल है उसका जो पार्टनर है उसका उस साइड क्वालिटी अच्छा है तो वो उस चीज को ओवरकम कर सकता है। उसी तरीके से सेम सपोज फीमेल में थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल कम है लेकिन मेल स्पर्म बहुत अच्छा है तो वो उस चीज को कवर कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोग फर्टिलिटी इश्यूज को घटा सकते हैं, प्रॉब्लम्स को घटा सकते हैं। एक और सवाल जो आता है कि जो स्पर्म जो फ्रीजिंग है या एग फ्रीजिंग है, ये थोड़ा कॉस्टली प्रोजेक्ट है, तो इसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या ऐसे प्रयास होने चाहिए? क्योंकि मैं जब गांव में जाती हूँ ना तो बहुत ऐसी बच्चियां मुझे मिलती हैं जो PCOD के एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती हैं और उनकी शादी हो गई है, बच्चा नहीं हो रहा है और ससुराल वालों ने बिना सोचे समझे उसको मायके पहुंचा दिया है।
लड़के की दूसरी शादी करा रहे हैं। तो ये आम आदमी की पहुंच में आने के लिए क्या उपाय हैं और किस तरीके से? हमारा तो ये सलाह है कि इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि सही उम्र पे यंग एज में अगर आप इसके लिए मूव करेंगे तो मुझे लगता है कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, नेचुरल चांसेस भी रहते हैं और कॉस्ट भी काफी घट जाता है। जितना एज बढ़ेगा उतना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। ये खाली ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के साथ है। इसके बाद जब आप कंसीव कर जाते हैं, यानी जब आप ऑब्स्टेट्रिक्स की तरफ जाते हैं, तभी भी कि किसी भी ट्रीटमेंट का अल्टीमेट उद्देश्य एक हेल्दी बेबी होता है। तो दोनों चीजों की बैलेंसिंग के लिए सही समय पर प्रेगनेंसी जरूरी है। अच्छा, एक चीज जो बहुत सोसाइटी में आई है, डोनेशन। हम हर चीज का डोनेशन कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या स्पर्म डोनेशन, एक फिल्म आई थी विकी डोनर, बहुत पहले आई थी, उसमें वो मेल जो है वो स्पर्म बैंक में जाकर अपना स्पर्म प्रिजर्व कराता है और उससे कई लोगों को बेनिफिट होता है। तो स्पर्म डोनेशन या एग डोनेशन या फिर इस तरह का जो भी चीज है, तो क्या ये सही है और इसको होना चाहिए? लेकिन मिथ इतना बड़ा है कि भाई तुम्हारे तो पूरे शहर में बच्चे हैं। अगर किसी व्यक्ति की, उस फिल्म में भी यही चीज दिखाया गया, तो ये कितना सही है और ये कितना होना चाहिए? देखिए, एग डोनेशन और स्पर्म डोनेशन हमारे कंट्री में लीगल है। इसके कुछ रूल्स हैं जिसको कि हम लोगों को फॉलो करना होता है। वो रूल्स कोई भी महिला या कोई भी पुरुष अपने लाइफ स्पैन में एक ही बार डोनेशन कर सकता है। ओके, है ना? आप लाइफ टाइम जो डोनेशन होता है वो एक ही कर सकते हैं, चाहे वो मेल्स के लिए हो चाहे फीमेल्स के लिए। ओके, तो उसको हम लोगों को फॉलो करना है। इसके अलावा कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो हम लोगों को किसी भी कपल को डोनेशन के पहले करवाने होते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके की बीमारी हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करे। इसके अलावा जो फीमेल एग डोनेट करती है उसके लिविंग इश्यूज होने चाहिए, ताकि कोई भी जेनेटिक्स जो है चीजें हम लोग ट्रांसफर नहीं कर पाए। स्पाउस का कंसेंट जरूरी है कि आपका पार्टनर विलिंग हो, और इस डोनेशन के बाद जो भी बच्चे होते हैं उस पर लीगल राइट्स जो होते हैं वो जो आपका जो कपल जिसको आपने डोनेट किया, उसके होते हैं। हाँ। तो क्या ये हिडन रखा जाता है कि किसके स्पर्म और किसके एग से बना गया? कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि पहले हम एक और वर्ड सुनते थे, अभी तो हम आईवीएफ बहुत सुनने लगे। पहले सरोगेसी एक वर्ड आता, तो आईवीएफ और सरोगेसी में क्या अंतर है और दोनों का क्या प्रोसेस और क्राइटेरिया? देखिए, सरोगेसी के लिए भी हमारे कंट्री में सरोगेसी रेगुलेशन बॉडीज हैं, सरोगेसी रेगुलेटिंग रूल्स हैं। तो सरोगेसी बेसिकली आईवीएफ का एक पार्ट है। आईवीएफ में जो मैंने पहले भी बताया कि हम लोग फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रायो को मदर में ट्रांसफर करते हैं। सरोगेसी का मतलब क्या होता है कि उस एम्ब्रायो को हम लोग बना करके हम उस मदर में न ट्रांसफर करके दूसरी सरोगेट मदर में ट्रांसफर करते हैं। वो 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, उसके लीगल पेपर्स बनते हैं, उसके बाद हम लोग उसको जो आपका कमीशनिंग कपल होता है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी सरोगेसी के जो रूल्स हैं उसमें स्ट्रिक्ट सरोगेसी रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, उसको हम लोग हमेशा फॉलो करते हुए ही सरोगेसी। तो इंडिया में ये लीगल है? लीगल है, बस रूल्स आपके बाईपास नहीं होने चाहिए। अच्छा, और अगर मान लीजिए किसी मदर ने सरोगेसी वाला ऑप्शन लिया और वो कह रही है कि नहीं अब हम अपना बच्चा नहीं देंगे, देन क्या होगा? नहीं, उसके लिए ही तो लीगल बॉडीज बनी हुई हैं। अगर आप उसको फॉलो करते हुए करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होता है। तो इसके लिए क्या पैसे दिए जाते हैं उस महिला को? नहीं, पैसे नहीं दे सकते आप, है ना? ये फाइनेंस इस तरीके से जो सरोगेसी, पैसे वाली सरोगेसी इज नॉट अलाउड इन इंडिया। अच्छा, तो तैयार हो जाती है महिलाएं? अच्छा, जो रिलेटिव्स होंगे या जो बहुत क्लोज होंगे चूज कर सकते हैं। आपके परिवार का सदस्य हो, एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी जो है इसको हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं। अभी 1-2 साल पहले एक पंजाबी सिंगर का मर्डर हुआ था कनाडा में, और उसकी जो मदर थी वो काफी एजड थी। तो उन्होंने आईवीएफ के बाद, मतलब आईवीएफ से उनकी डेथ के बाद उन्होंने अपना स्पर्म फ्रीज कराया था। तो फिर उन्होंने बच्चा किया आईवीएफ टेक्नोलॉजी से। तो मुझे ये जानना है कि अगर कोई मर गया और उसने अपना स्पर्म फ्रीज कराया हुआ है और उसके यहाँ पे उसकी पत्नी, मान लीजिए कि उसकी पत्नी का एग से उसको करा देंगे, ठीक है, वो तो
काम चल जाएगा। लेकिन अगर पत्नी नहीं है और किसी मर्द ने एग स्पर्म रखा है या किसी का पति नहीं है एग रखा है, तो दूसरे के स्पर्म के साथ जब उसको कराते हैं तो फिर वो क्या प्रोसेस हो जाता है? उसका लीगल इश्यूज रहते हैं। जब आप अपना एग या फ्रीज कराते हैं, स्पर्म फ्रीज कराते हैं, तो उसमें एक क्लॉज होता है कि आप अपना नॉमिनेशन किसको देना, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है। ओके। तो सेम वो उसको हम लोग को फॉलो करते हुए ही हम लोग फॉलो कर सकते हैं चीजों। अच्छा, मतलब मुझे नॉमिनेशन देना पड़ेगा, हाँ, कि मैं किसको आगे इसको ट्रांसफर करूंगी। ओके। उसमें एक क्लॉज रिटर्न रहता है कि अगर किसी वजह से हमारी एक्सीडेंटल डेथ हुई तो इसका जो आपका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो कौन लेगा। ये वही इन चीजों को इसलिए ही लाया गया है ताकि हम किसी भी टेक्नोलॉजी के, बेसिकली आईवीएफ एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, है ना। मुझे लगता है अगर मैं क्या परसेंटेज रहा हो? यस, तो एक अगर आप एक अच्छे एक्सपीरियंस आईवीएफ क्लिनिशियन से एक अच्छे सेंटर पर अगर आप आईवीएफ कराते हैं तो मुझे लगता है कि 80% सक्सेस, 70 to 80% सक्सेस आईवीएफ का है विद एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो ये जो रूल्स बने हैं बेसिकली इन टेक्नोलॉजीज के कमर्शलाइजेशन को रोकने के लिए बने। आईवीएफ के बारे में कहा जाता है कि महिलाओं के शरीर पर इसका बहुत तकलीफ है। कितना तकलीफ उठाना पड़ता है एक महिला को? एक महिला कभी भी, कोई भी महिला जो माँ बनती है ना, तो उसको कुछ ना कुछ कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। बिना कष्ट के, हमारी मदर ने भी हमारे लिए कष्ट उठाया, तब आज जाके हम इस संसार में आए हैं। तो डेफिनेटली ये नहीं कहेंगे कि एकदम ही पेनलेस है, लेकिन हाँ, यूजुअली हम लोग जो इंजेक्शंस देते हैं, हार्मोन के इंजेक्शंस, गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी से बहुत ही लीस्ट पेनफुल इंजेक्शंस होते हैं। जैसे हम लोग इंसुलिन लेते हैं उस तरीके से सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं। 10 से 15 दिन हम लोग इंजेक्शन देते हैं, एक्स रिट्रीव करते हैं। एक्स निकालना एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, अंडर लोकल एनेस्थीसिया करते हैं, 10-15 मिनट 20 मिनट का प्रोसीजर होता है। पेशेंट को सेम डे हम लोग घर पे डिस्चार्ज कर देते हैं। इसके बाद हम लोग उससे एम्ब्रायो बना के प्रिजर्व करते हैं। कुछ केसेस में फ्रेश ट्रांसफर करते हैं, ज्यादातर केसेस में एम्ब्रायो को फ्रीज करके हम लोग 1 महीने के बाद इम्प्लांट कर देते हैं। एक बार वो आपके यूट्रस में इम्प्लांट हो गया, उसके बाद वो जस्ट लाइक एक नेचुरल प्रोसेस की तरह। कितना टाइम लेता है ये आईवीएफ का प्रोसेस? ये डिपेंड मतलब यूट्रस से बाहर कितना प्रोसेस लेता है? 5 डेज का हम लोग, 3 to 5 डेज पर हम लोग एम्ब्रायो फ्रीज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या है, किस वजह से आईवीएफ कर रहे हैं, केस क्या है। अगर एक औरत को आईवीएफ कराना हो तो उसको किस तरीके से तैयार होके डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मेंटली, फिजिकली क्या क्या इश्यूज उस वक्त नहीं होने चाहिए? क्योंकि एक बड़ा प्रोसेस में वो जा रही है, वो बच्चा पैदा करने के प्रोसेस में जा रही है, तो कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें वो वहां पहुंच गई और उसके बाद वो प्रोसेस, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, बेबी इज ऑलवेज प्रेशियस अमृता जी, चाहे वो आईवीएफ के माध्यम से हो, चाहे वो नॉर्मल माध्यम से हो, है ना। क्योंकि आप एक नेक्स्ट जनरेशन को आप संसार में लाने वाले। तो अगर आप नॉर्मल प्रेगनेंसी भी प्लान करने जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको एक डॉक्टर से पहले प्री कंसेप्शनल चेकअप, जिसको हम लोग बोलते हैं, करवाना चाहिए, जिसमें हम लोग बेसिक चेकअप कराते हैं। एक ट्रांसवेजाइनल सिंपल टीवीएस अल्ट्रासाउंड होता है, हार्मोन का चेकअप होता है, थायराइड, शुगर, ताकि कोई भी अगर RH नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव हम लोग देखते हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो हम लोग उसको उस हिसाब से पहले ही मैनेज कर सकें। नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए हम लोग एक फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी महिलाओं को कंसेप्शन से पहले देते हैं, ताकि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के चांसेस कम हो जाएं। इसके अलावा हम सभी महिलाओं को रूबेला वैक्सीनेशन भी रिकमेंड करते हैं। रूबेला का वैक्सीन महिलाओं को गर्भ धारण के पहले लगवाना चाहिए, ताकि बच्चे में जो जन्मजात विकृतियां होती उसको हम लोग रोक सके। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कभी बच्चे के हार्ट में दिक्कत, छेद हो गया, हाँ, वो सब, ये सब कई बार रूबेला के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसको कि हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ आप आईवीएफ में करते हैं या जनरल में भी हम सलाह देते हैं? जनरल में भी सलाह देते हैं। ओके। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल ट्रीटमेंट से आईवीएफ की तरफ मूव कर रहे हैं तो उस केसेस में भी हम लोग कुछ प्री चेकअप्स कराते हैं, जिसमें हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस। फर्टिलिटी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ फर्टिलिटी एनहांसिंग ड्रग्स देते हैं, साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल में करते हैं। उसके बाद हम लोग महिला को आईवीएफ प्रोसेस के लिए लेते हैं, जिसमें कि 10 से 12 दिन इंजेक्शन देने के बाद हम लोग एक्स निकाल के एम्ब्रायो बनाते हैं, या तो फ्रेश ट्रांसफर करते हैं या फ्रीज करते हैं। और करने के बाद फिर हम लोग लगभग 15 दिनों के बाद ब्लड में एक हार्मोन के माध्यम से हम लोग चेक करते हैं कि रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया।
अच्छा, एक बात बताइए, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो पुरुषों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ स्पर्म तक होता है कि स्पर्म बस आ जाना चाहिए और एग के साथ फर्टिलाइज कर जाना चाहिए। तो आईवीएफ में भी सेम ही प्रोसेस है कि जो भी परेशानी होगी वो औरतों के शरीर पर ही होगी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह, और मर्द का कंट्रीब्यूशन सिर्फ उसके स्पर्म तक होगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट हस्बैंड का बिल्कुल जरूरी होता है ना, जो कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में रखता है ताकि किसी भी तरीके की दिक्कतें नहीं आए ना, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी हमारी प्रेगनेंसी के स्मूथ आउटकम के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूंगी कि जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है तो हम माँ को बताते हैं कि तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, लेकिन घर है, परिवार है, तो स्ट्रेस तो हो ही जाता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में तो बहुत चीजों को शरीर भी हैंडल कर देता है, बहुत स्ट्रेस को बॉडी जो है वो धकेल के बाहर कर देता है। आईवीएफ से अगर कोई मदर बनती है और वो स्ट्रेस हो जाता है ऐसा जिसको रोका ना जा सके, तब क्या वो मिसकैरेज होने के चांसेस वहां भी होते हैं? एकदम होते हैं, है ना। इसलिए हम लोग सबसे पहले ये सलाह देते हैं कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और हम तो हमेशा बोलते हैं पेशेंट्स को, अगर कोई भी नेगेटिव चीजें आपके मन में लाए, आप अपने को उससे आइसोलेट कर लीजिए, है ना। पॉजिटिव रहिए, एकदम अच्छा रिजल्ट। अगर कोई वर्किंग वुमेन है और वो आईवीएफ के लिए जाना चाहती है, तो एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए उसको अपने काम को छोड़ने का या पूरा कंसंट्रेशन इस पे बनाने का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको काम छोड़ने का जरूरत है वर्किंग फीमेल के लिए। आप बस टाइम अपना मैनेज करिए, और इसके साथ ही एक बार आप प्रेग्नेंट हो गए तो आप अपनी रूटीन ड्यूटीज कर सकती हैं। जो नॉर्मल रेस्ट हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी में, रात में 6 से 8 घंटे का स्लीप और दिन में 2 घंटे का स्लीप, प्रॉपर डाइट लेना, बस उसको फॉलो करना होता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आईवीएफ के बाद या एम्ब्रायो ट्रांसफर के बाद बेड रेस्ट का मतलब वो सब कुछ एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ट्रीट करता है। एक टर्म है कि एक और मिथ है लोगों में कि आईवीएफ में जो बेटा और बेटी का ऑप्शन है कि हमें बेटा चाहिए तो वो आईवीएफ में चले जाते हैं। आजकल ये एक शौक भी उमड़ा है लोगों में कि मुझे बेटा चाहिए तो मैं आईवीएफ देख लूंगा। तो क्या ये बेटा बेटी का ऑप्शन है इसमें, और कानून क्या कहता है? तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। जेंडर सिलेक्शन इंडिया में लीगलाइज नहीं है, जो कि किसी भी एक स्टैंडर्ड सेंटर्स पे नहीं होता है। बट जब आप आईवीएफ के लिए फर्टिलाइज करते होंगे बाहर, तो आपको तो मतलब एक डॉक्टर को तो पता होता है? नहीं पता, एक डॉक्टर को भी नहीं पता होता है। अच्छा, क्योंकि जेंडर सिलेक्शन के जो टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट हैं, जो क्योंकि इंडिया में लीगलाइज नहीं है तो हम लोग नहीं करते। हाँ, फॉरेन कंट्रीज में जहाँ जेंडर सिलेक्शन अलाउड है वहां पर ये आप यूज कर। हाँ, अगर हमारे यहाँ हो जाए तो फिर तो मुसीबत ही बन जाएगी हमारे यहाँ। वैसे भी हम बेटियों को कम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो एक तो मतलब कानून कहता है कि आप आईवीएफ से जाओ या किसी से भी, वो ऑप्शन नहीं ले सकते। ओके, अच्छा, इसमें एक मैंने कुछ सवाल में सुन रही थी कि जुड़वा बच्चों का जो ऑप्शन होता है, तो क्या आईवीएफ से जुड़वा बच्चे? जुड़वा बच्चे इसलिए होते हैं आईवीएफ में क्योंकि हम लोग जनरली 2 एम्ब्रायोज इम्प्लांट करते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड केसेस में हम लोग अब सिंगल एम्ब्रायो ट्रांसफर की तरफ भी जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सी महिलाएं आती हैं जिनको डायबिटीज है, एज ज्यादा है, 45 इयर्स पर कंसीव कर रही हैं, प्रेगनेंसी है, बीपी है, शुगर है, तो ऐसे में हम लोग सिंगल ट्रांसफर की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये जुड़वा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इम्प्लांट थे 2 एम्ब्रायोज करते हैं। तो 2 करते हैं, तो मतलब आप लोग जब पहली बार इम्प्लांट करते तो मैक्सिमम केसेस में जुड़वा होने के चांसेस होते हैं? नहीं, ये 60% इम्प्लांटेशन रेट रहता है। अगर 10 केसेस में हम लोग ट्विंस करते हैं तो मुझे लगता है कि 6 केसेस में ट्विंस होता है, बाकी 40 में सिंगल होता है। मतलब एक अपने आप ही इम्प्लांटेशन जो होता है बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। अच्छा, आईवीएफ एक टर्म है और एक आईसीएसआई टर्म है, तो ये दोनों क्या होते हैं? आईवीएफ का मतलब हुआ कि हम एक महिला के एग्स को कलेक्ट करके स्पर्म्स के साथ उसको फर्टिलाइज के लिए छोड़ दे रहे हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए हम रेडी कर दे रहे हैं, अब वो स्पर्म नेचुरल वे में एग को फर्टिलाइज करेगा। आईवीएफ में नेचुरल फर्टिलाइजेशन। ओके, इक्सी में हम लोग इक्सी मशीन में देखते हुए स्पर्म सेलेक्ट करते हुए हम लोग उसको इंसेमिनेट करते हैं। तो इक्सी इज मोर एडवांस देन आईवीएफ। मतलब आईवीएफ का ही एक पार्ट थोड़ा एडवांस है, और हम लोग आजकल जो है ज्यादातर केसेस इक्सी से ही कर रहे हैं। ओके, तो कितना टाइम लगता है आईवीएफ का प्रोसेस होने में? जो आप कह रही हैं कि आप छोड़ देती हैं नेचुरल तरीके से फर्टिलाइज होने की, तो बाहर में उतना ही लगता है जितना अंदर लगता है? हम लोग 17 से 24 घंटे के बाद चेक करते हैं।
चेक करते हैं और उसके बाद केस और के इक्सी हिसाब में से। क्या होता है? सेम चीज सेम चीज होता है। फर्टिलाइजेशन का जो टाइम है वो लगेगा ही, उसके बाद हमको चेक करना है कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। आजकल इक्सी से भी ऊपर टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं इंसी, इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पर्म इंसेमिनेशन। अच्छा, उसमें क्या होता है? जो मॉर्फोलॉजिकली एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होते हैं उससे भी जो है उसको भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे एमसी के रिजल्ट्स भी और अच्छे हैं इसी से। लेकिन अभी वो नई टेक्निक है तो हम लोग अभी बहुत ज्यादा उसको एडवोकेट नहीं करते हैं। अच्छा, आजकल नॉर्मल देखा जाता है कि जो युवा पीढ़ी है वो बहुत वर्कहोलिक हो गई है, बहुत काम करती है और काम ही नहीं करती, वो स्ट्रेस में बहुत काम करती है। तो जब हम लोग बात करते हैं अल्कोहल का, स्मोकिंग का, मोबाइल के जो रेज होते हैं वो सब भी इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक मेल को और एक फीमेल को, क्योंकि दोनों का बिल्कुल अलग अलग पार्ट होता है। मेल मोबाइल अपने पॉकेट में रखता है, जिससे होता है अपने लैपटॉप को यहाँ। तो मुझे ये बताइए कि कैसे एक मेल को नॉर्मल तरीके से बिहेव करना चाहिए या किन आदतों को छोड़ देना चाहिए जिससे वो नॉर्मल तरीके से फर्टाइल रहे, और क्या क्या मापदंड किसी भी चीज का पहली बात तो स्ट्रेस नहीं लेना है, वर्क लाइफ को बैलेंस करने का कोशिश करना है। फिजिकल एक्टिविटीज चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों के लिए जरूरी है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा सलाह देती हूँ कि स्लीप प्रॉपर लीजिए और टाइम से लीजिए, बिकॉज बहुत सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं, फर्टिलिटी एनहांसिंग हार्मोन्स होते हैं, कुछ नाइट में ज्यादा सिक्रेट होते हैं, कुछ मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा सिक्रेट होते हैं। तो एक सही समय पर हमारे स्लीप साइकिल का बैलेंस होना भी फर्टिलिटी के लिए जरूरी है। इन माध्यम से हम अपनी नेचुरल फर्टिलिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। और ये जो लड़के आजकल के रात भर काम कर रहे हैं और सुबह सो रहे हैं तो उससे भी बिल्कुल फर्टिलिटी अफेक्ट हो रही है, तो उसको हमें बैलेंस करना है। अगर आपका इस तरीके का शेड्यूल है, जॉब ऐसा है, तो आप मैरिज के बाद इमीडिएट एक डॉक्टर से संपर्क करें ताकि हम अपनी फर्टिलिटी को टाइमली प्लान कर सकें। और अल्कोहल और ये जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है आजकल, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी युवा पीढ़ी को? अल्कोहल और स्मोकिंग से स्पर्म पैरामीटर्स डाउन हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन पोटेंशियल घट रहा है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स के चांसेस बढ़ रहे हैं, मिसकैरेज के चांसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं। ये दोनों में है। पैसिव स्मोकिंग का इफेक्ट भी महिला की लाइफ में पड़ता है। ओके, अच्छा, महिलाएं भी आजकल स्मोक करने लगी हैं तो उनको तो ज्यादा असर हो रहा होगा क्योंकि उनका नेचुरल वो जो है वो नहीं है, वो अडॉप्ट कर रही दोनों है पर असर पड़ रहा है। अच्छा, सोनाली जी ये बताइए कि इसमें फिर बोल रहा है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अपने बोलने लगा। तो मुझे ये जानना है कि जब हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सरोगेसी की बात करते हैं या फर्टिलिटी की बात करते हैं, तो हमारी जो पिछली पीढ़ी है कई बार वो अपना खून और अपना वो वाला एटीट्यूड आ जाता है, तो कितना कंफर्टेबल है, क्योंकि ये पीढ़ी तो अब माइंडसेट कर चुका है कि मुझे आईवीएफ में जाना है और हम कर भी लेते हैं, लेकिन क्या हमारी जो पिछली पीढ़ी है वो इसके साथ ये है, फ्री है या एक्सेप्ट करते हैं या अभी भी बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस? यही मैं कहना चाहती हूँ, आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि आप सही समय पर इलाज कराइए। ऐसा नहीं है कि आईवीएफ में, मुझे तो लगता है कि आईवीएफ में अगर आप टाइम से ट्रीटमेंट कराएं तो अपने सेल्फ बायोलॉजिकल बेबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो फर्टिलिटी जैसे महिला की, अभी हमारा समाज में एक माइंडसेट है आईवीएफ लास्ट में कराएंगे, तो ऐसा इस कॉन्सेप्ट को भी हमें दूर करना है। आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलिए, आपके लिए क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी है आप उसको यूज करिए, है ना, और उसके बाद फिर देखिए कि क्या बेस्ट ऑप्शन है किसमें, ताकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बायोलॉजिकल बेबी ट्रांसफर कर पाए। मैं आपसे ये भी चाहूंगी कि आप बताएं लोगों को कि जो हम युवा पीढ़ी है वो आईवीएफ ठीक है, वो एक उपाय है, बट मुझे ये कहना है कि जब आप शादी के लिए जाना चाहते हैं या शादी आपकी ठीक हो रही, तो ये मिथ कैसे दूर हो कि लड़के और लड़कियों को बिफोर मैरिज जांच में जाना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास में आज भी हम लड़कियों को इतनी छूट नहीं देते कि वो जाकर चेकअप करा ले और डॉक्टर से मिल ले, वरना उसको गलत तरीके से लेने लगेंगे लोग, ये भी कुछ हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक जरूर सोशल मैसेज दें कि किस तरीके से लड़के और लड़कियों को अब बिहेव करना चाहिए और क्या सही। हम आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जो है
रूटीन चेकअप बिफोर मैरिज भी जरूरी है। अगर कभी किसी वजह से आप बिफोर मैरिज नहीं करा पाते हैं तो जब भी आप बच्चा प्लान करें हस्बैंड और वाइफ, तो प्लान्ड वे में आप जो है एक चेकअप कराएं, फिर ही बेबी प्लान करें। इवन न्यूली मैरिड कपल्स को या जो जस्ट मतलब गोइंग टू मैरिज हैं, उन कपल्स के लिए अगर आप बच्चा नहीं प्लान करना है तो उसके लिए भी कंट्रासेप्शन होता है कि आपको जब तक नहीं प्लान करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, ताकि हम अननेसेसरी प्रेगनेंसी और इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। क्योंकि यही कॉम्प्लिकेशन होते हैं, फिर महिलाएं या हस्बैंड डर जाते हैं, ये प्रॉब्लम हो गया और ऐसा हो गया। तो नहीं, आप सही वे में चीजें करिए। जैसे हम लोग ड्राइविंग है, अगर स्मूथ करते हैं तो यूजुअली दिक्कत नहीं होती है। तो सेम चीज हमारे मेडिकल साइंस के लिए भी अप्लाई होती है। हमारे समय में एक सवाल आता था कि पहली प्रेगनेंसी अगर हो गई है, चाहे किसी भी एज पे हो, किसी भी परिस्थिति में हो जाओ, तो उसको अबॉर्ट नहीं कराना, उसको खत्म नहीं कराना, उसको होने देना है, वरना आगे चल के इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये एक मिथ है या एक फैक्ट मिथ है? इसका रीजन ये है कि हमारे समाज में अभी भी जो एबॉर्शन की प्रैक्टिसेस है वो अनसेफ है ना। हम लोग एबॉर्शन को एक गलत चीज मानते नहीं है। लीगल वे में ये एबॉर्शन इज ऑल्सो सेफ, लेकिन उसके कुछ गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज है, कुछ लॉज हैं जिसको हम लोग एमटीपी एक्ट के माध्यम से फॉलो करते हैं। कोई भी चीज है स्टैंडर्ड, तो वो लॉज भी आप थोड़ा बताएं ताकि लोगों को पता चले कि हम कब अबॉर्शन करा सकते हैं। एबॉर्शन के जो रूल्स होते हैं वो ये होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स और आफ्टर 12 वीक्स 2 तरीके के रूल्स होते हैं। और अगर 12 हफ्ते के पहले एबॉर्शन होना है, अगर कंट्रासेप्शन में फेलियर है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है, या किसी का कोई फेलियर आप टेक्नोलॉजी है, या अगर लगता है कि नहीं आप मेंटली सेट नहीं है और उस स्थिति में बच्चा आ गया, तो आप उसको अवॉइड करवा सकते हैं, है ना। तो दैट इज ऑल्सो लीगल, बट इट शुड बी एट एक ऐसे सेंटर पे होना चाहिए जो एथराइज्ड फॉर एबॉर्शन और जो मेडिकली प्रूवन हो, जो ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, हु कैन डू एन एबॉर्शन। ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए जिसके क्राइटेरिया होते हैं वो फुलफिल होने चाहिए। एक और चीज जो है, जो प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई है या जो इनफर्टिलिटी और इससे भी जुड़ी हुई है, कॉन्ट्रासेप्टिव का जो आजकल आ गया है वो कॉन्डोम्स हैं, बहुत सारी चीजें, कॉन्डोम्स हैं, टैबलेट्स हैं, इसके अलावा वो क्या कहते हैं उसको जो आप लोग बताते हैं कि लगाया जाता है, कॉपर टी है, और उसके अलावा और भी क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो एक तो मैं इसलिए ये बात पूछ रही हूँ क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लड़कियों के अनवांटेड प्रेगनेंसी एक बड़ा मुद्दा है, उनका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। मेल पार्टनर या फैमिली इतना डोमिनेट करती है कि वो नहीं चाहते हुए प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्या क्या यूज करना है? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए पिल्स अवेलेबल हैं, इंजेक्शन, डिपोर्ट इंजेक्शन अवेलेबल हैं, कॉपर टी है, भी हार्मोनल कॉपर टीज भी आ रही हैं जो महिलाओं को कैंसर से भी बचाती हैं। ओके, एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए भी प्रूवन रोल्स हैं उसके। इसके अलावा आप नसबंदी करवा सकते हैं, जो हम लोग आजकल लेप्रोस्कोपी के माध्यम से करते हैं। डे केयर प्रोसीजर होता है। मेल वेसेक्टमी के ऑप्शन है, मेल्स के लिए भी कंट्रासेप्शन है, कॉन्डोम्स का इस्तेमाल, फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं। तो ये जस्ट लाइक कैफेटेरिया अप्रोच है। आप किसी भी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपकी क्या चॉइसेस हैं। कुछ होता है, कुछ लोग होते हैं 2 बच्चे हो गए अब हमको बेबी नहीं चाहिए, परमानेंट स्टेरिलाइजेशन चाहते हैं, तो वो परमानेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। कुछ लोग हैं कि नहीं अभी 1 बच्चा हो गया 3 साल नहीं चाहते, तो उनके लिए अदर मेथड्स हैं। तो अल्टीमेट है आपकी चॉइस क्या है, उस हिसाब से आप अपने लिए बेस्ट मेथड्स को यूज करें। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल इस पूरे एपिसोड में आ जाता है कि कम उम्र में जो ये यूट्रस निकलवाने की जो एक वो चल पड़ी है, तो क्या वो सेफ है या निकलवा लेना चाहिए या वेट करना चाहिए? मतलब एक बहुत ही खराब प्रैक्टिस है कि आप यूट्रस को तुरंत निकलवा लेते हैं। यूट्रस कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है जिसको कि आप जब चाहे निकलवा लिया। हल्का सा वाइट डिस्चार्ज हुआ जो है, आप स्क्रीनिंग कराइए, है ना। अगर कोई भी अभी जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, किसी भी कैंसर को हम बहुत अर्ली स्टेज पर पकड़ सकते हैं। तो अगर होगा दिक्कत तो ट्रीट करेंगे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कपल्स आते हैं कि कुछ अर्ली CI जैसे फीचर्स हैं, तो हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, इलाज करते हैं, इलाज करके तब फिर आगे प्लान करते हैं। तो तुरंत ही यूट्रस रिमूवल कहीं भी एक वाइस उसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? मेनोपॉज से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होना, कार्डियक प्रॉब्लम्स, इस तरीके के कॉग्निटिव इफेक्ट्स जो हमारे मेनोपॉज के जितने भी लक्षण हैं वो अर्ली आ रहे हैं, तो उसको जो है हमें रोकना है।
तो जब हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सरोगेसी की बात करते हैं, तो उससे पहले जो युवा पीढ़ी है उसमें ये पीसीओडी, पीसीओएस और भी बहुत कुछ ऐसा, एंडोमेट्रियोसिस जो आपने बताया, ये बहुत कॉमन देखा जा रहा है आजकल। तो वो सिस्ट हो गया, ये तो हमको जो लगता है कि वो बहुत कॉमन है। तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि युवा पीढ़ी को क्या ऐसा करना चाहिए जो इससे, क्योंकि बड़ी मास में ये हो रहा है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एक प्रमुख ऑप्शन है। बॉडी को हाइड्रेट रखें, बाहर का खाना, जंक फूड से बचें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और कुछ समय अपनी बॉडी के लिए फिजिकल एक्टिविटीज, योगा या मेडिटेशन के लिए जरूर निकालें। पीसीओडी के जब कुछ का जो मुख्य कारण है वो क्या इनका फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करना है या ये जेनेटिक भी? दोनों होता है, जेनेटिक भी होता है, लेकिन वर्तमान समय में मुझे लगता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक प्रमुख कारण है। और पीसीओडी में क्या क्या लक्षण आते हैं कि तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए? मासिक का लेट से आना, मासिक में ब्लीडिंग ज्यादा होना, मासिक के समय बहुत ज्यादा पेन का होना कि आप अपना स्कूल कॉलेज मिस कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ब्लीडिंग होना, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो, ये वार्निंग लक्षण है। आपको कैसा भी इस तरीके के सिम्टम्स है, आप तुरंत एक डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। ओके, पीसीओएस एक चीज है और पीसीओडी एक चीज है, दोनों में क्या अंतर है? पीसीओडी का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मतलब हम लोग को ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट दिख रहे हैं, लेकिन जब इसके अदर सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स बॉडी में होते हैं, जैसे एक्ने से, एक्ैंथोसिस यानी गर्दन या पीछे की तरफ हमारी स्किन का टाइट होना, या बॉडी में एक्सेसिव हेयर्स होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलर होना, जब इसके साथ ये एसोसिएशन होता है तो हम लोग इसको पीसीओएस कहते हैं। तो ये दोनों का ट्रीटमेंट जो है वो लाइफस्टाइल से होता है या दवा भी खिलाई जाती है? इनिशियल ट्रीटमेंट हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, पर पीसीओडी के अदर रीजंस भी हो सकते हैं, तो बिना डॉक्टर को दिखाए कभी भी पीसीओएस की दवा मत लीजिए। पीसीओडी और पीसीओएस के कारण भी हम इनफर्टिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए युवा पीढ़ी को इस पर शुरू से ही ध्यान देने की, इसको हम रोक सकते हैं, ये प्रिवेंटेबल है। एक और चीज जो अभी बहुत सोसाइटी में चल गई है, लिव इन रिलेशनशिप। हम मैरिज को अब कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मानते, सेक्स में हम बहुत ज्यादा ओपन होते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अधिकतर युवा जो है वो मैरिज के पहले सेक्सुअल रिलेशन में चला जाता है, लिव इन में हम रहते हैं विदाउट एनी कमिटमेंट टू बोथ पार्टनर्स। तो क्या ये सब जो है, इतनी कंफर्टेबिलिटी जो है, ये जो डर है ये नहीं होना, ये भी एक कॉज कर रहा है? किसी भी रिलेशनशिप के बाद जब फीमेल या मेल दोनों ही सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हैं तो दोनों में ही इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। बेसिकली डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसका, लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर ये आपके किसी भी फॉर्म में पेल्विक इन्फ्लेमेशन या मेल्स में यूरिनरी इन्फेक्शन, प्रोस्टेट इन्फेक्शन करा रहे तो वो एक इनफर्टिलिटी का रीजन हो सकता है। तो इस, है ना, किसी भी चीज के लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले करके क्या बेस्ट है, किसी भी चीज को हाइड नहीं करना है डॉक्टर से, है। और जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो आप बताएं सब चीजें कि आप कितने कब सेक्सुअल रिलेशन में गए, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, क्योंकि लड़कियां इस बात को पूरी तरह से छुपा जाती हैं और बाद में जब वो इनफर्टिलिटी में पड़ती है तब परेशानी सामने आती है। तो इस चीज को हम लोग रोक सकते हैं, उसी लेवल पे रोक सकते हैं। ये सब हर चीज का इलाज संभव है, लेकिन सही नॉलेज होना, सही जानकारी जरूरी है। तो ये जो आईवीएफ के बारे में आपने इतना बताया, तो मैं आपसे अब बिहार के बारे में पूछ रही हूँ कि बिहार में हम रहते हैं। बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसमें अभी भी लिटरेसी एंड बहुत चीजें हैं, पॉवर्टी है, बहुत कुछ है। तो क्या हम बहुत फ्रिक्वेंट वे में आईवीएफ के लिए प्रोसीड कर सकते हैं बिहार में, या इतना कॉस्टली है, इसकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग ठगे भी जा रहे हैं इसमें? मैं एज ए डॉक्टर यही सलाह दूंगी कि अपने से ट्रीटमेंट चूज करने के पहले आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से ओपिनियन लीजिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि हम लोग ऐसे कॉमन मैन लगता है कि नहीं एक आईवीएफ ही एक ऑप्शन है फर्टिलिटी का, लेकिन हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजीज है ना। हम लोग धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी होता है, लैप्रोस्कोपी होता है, आईयूआई होता है, सिंपल टेस्ट होते हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग नेचुरल, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टाइमली ट्रीटमेंट जरूरी है ना, समय पर इलाज कराइए। डॉक्टर सोनाली से बात करके जो मुझे सबसे बेसिक चीज समझ आई वो कि आईवीएफ को लेकर थोड़ी अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि कब जाना है, क्यों जाना है, किस एज में जाना है। दूसरी बात, युवा पीढ़ी को अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करना पड़ेगा। ये जो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर बच्चियां अपने पीसीओडी और पीसीओएस को अपने आप से कंट्रोल कर लेती हैं तो शायद इनफर्टिलिटी की इशू घटेगी।
अगर इन वर्स्ट केस आपको आईवीएफ में जाना ही है कि आपका नहीं कर पा रहे, तो आप जाइए, ऑप्ट कीजिए, लेकिन उसके लिए भी आपको फिजिकली और मेंटली तैयार होना चाहिए और सोशली भी तैयार होना चाहिए कि सोसाइटी आपके साथ कैसे रिएक्ट करेगी। जो चौथी बात मुझे समझ में आई कि जो अगली पीढ़ी है उसको भी ये समझना पड़ेगा, या पिछली पीढ़ी को अब ये समझना पड़ेगा कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे हम सब कभी न कभी गुजर रहे हैं। तो इस तरह की चीजों में जाने के लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आपको सही डॉक्टर का चुनाव करना है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय में शादी करने से पहले अपने पार्टनर के साथ जेनेटिक टेस्टिंग और अपने जो कुछ टेस्ट जो डॉक्टर साहब ने बताया वो जरूर कराएं, और एक बार पहले जरूर मिलने साथ में डॉक्टर के से, और एक बार बाद में जरूर मिलें शादी के बाद। और हर कपल को एक स्पेशली गायनेकोलॉजिस्ट जरूर रखना चाहिए जिससे वो कभी भी बात कर सके कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। सेक्स लाइफ को ओपनली उनके साथ डिस्कस करें कि इश्यूज कहाँ पे आ रही हैं। तो थैंक यू सोनाली जी, आपने इतना नॉर्मल वे में इतनी इंपॉर्टेंट इशू पे हमें बात सिखा दिया और बता दिया लोगों को। मैं चाहूंगी कि इस पॉडकास्ट को आप जरूर देखिए, क्योंकि हम आईवीएफ के बारे में बात कर रहे हैं जो बिहार में अभी भी इतना कॉमन नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। हमें दूर अस्पतालों में पटना तक आना पड़ता है, छोटे शहरों में धीरे धीरे ये फैल रहा है और इसमें बहुत बार लोग ठगे भी जा रहे हैं। लेकिन सही डॉक्टर का चुनाव कीजिए, सही जगह जाइए, तो आप इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप आई। थैंक यू अमृता जी, और एक अच्छे टॉपिक को पब्लिक तक लाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी कोशिश रहती है कि हम उन मुद्दों से बात करें, के बारे में बात करें जो समाज से जुड़ते हैं और हर महिला और हर पुरुष उससे कनेक्टेड हो जाए। तो जरूर देखिएगा इस पॉडकास्ट को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। डॉक्टर सोनाली से संपर्क करने के लिए, इनके आईवीएफ हॉस्पिटल से संपर्क करने के लिए अगर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे तो हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शेयर कर देंगे, आप इनसे जाकर मिल सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।